बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर्स सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो फैसला आ गया है जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था कि पंजाब के ऊपर हुकूमत कौन करेगा, वज़ीर आला कौन होगा पंजाब का। तो वो फैसला सामने आ गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। उस फैसले के ऊपर जो रद्द अमल आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ ताहयात कायद PMLN के लंदन से उन्होंने ट्वीट किया और ट्विटर के ज़रिए उन्होंने सब लोगों को बताया कि कितना ज़बरदस्त फ़ैसला आया, क्योंकि उन्होंने तालियां बजाई हैं भाई। इस फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने तालियां बजाई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। किस बात पर ताली बजाई है ये भी हम आगे चल के इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीलॉग के अंदर हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों के पास आगे फर्दर क्या ऑप्शंस हैं। और एक और चीज़ जो बड़े मज़े की है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में चूक कहाँ हुई, पॉलिटिकल पार्टीज से कहाँ चूक हुई, और जो अदलिया का किरदार रहा है, इन 3 फाजिल जजेस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, क्या वो ठीक है कि नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फैसला क्या आया? वही आया जिसका पूरे पाकिस्तान को पता था कि यही फैसला आना है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ पूरे पाकिस्तान को पता था क्योंकि जितने भी फरीकैन है ना, PTI भी यही कह रही थी, परवेज़ इलाही साहब भी यही कह रहे थे, मरियम नवाज भी यही कह रही थी, बिलावल भी यही कह रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहे थे। यानी कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम फरीकैन को ये पता था कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये फैसला देने वाला है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। हमज़ा शहबाज अपने बैग पैक करें, डायरी उठाएं और चलें जी, वज़ीर आला हाउस से चलते बने। और वो ही फैसला आया। क्या यही फैसला आना चाहिए था? इसका एक कानूनी पहलू है, इसका एक सियासी पहलू है। कोशिश करेंगे कि हम वो सारा कुछ डिस्कस करें। तो जनाब हुआ ये कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले पूरे प्रोसेस के अंदर जो कासिम सूरी साहब हैं, उन्होंने जब आइन से तसादुम करते हुए, आइन से इन्हिराफ करते हुए एक इक़दाम किया तो कासिम सूरी साहब को छूट मिल गई। लेकिन मज़ारी साहब जो हैं, जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनको जो है खूब रगड़ा लगा। ये लिखा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मज़ारी हैज़ सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। ये क्या खुला तजाद नहीं है? मतलब इस मामले को बहुत अच्छे से, बहुत खुश उसलूबी से भी हैंडल किया जा सकता था। मुत्तहिदा हुकूमत ने क्या मांग की थी? मुत्तहिदा हुकूमत ने मांग की थी कि भाई एक फुल कोर्ट बना देते। ठीक है, कोर्ट ने, ये जो 3 हमारे फाजिल जजेस थे, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं बना सकते क्योंकि फुल कोर्ट का जो कानूनी जवाज़ है वो पेश नहीं किया गया। तो मोहतरम जजेस से अपील है कि भाई इससे बेहतर और क्या कानूनी जवाज़ होगा कि जब आपकी हेयरिंग शुरू होने से पहले ही सुबह 10:30 बजे सारी PDM पीपल्स पार्टी, सारी मुत्तहिदा हुकूमत इकट्ठी होती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। दूसरी चीज़ ये, जो फैसला दिया गया उसके अंदर वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि 11:30 बजे तक परवेज़ इलाही साहब हल्फ लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर परवेज़ इलाही साहब हल्फ नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नर ने हल्फ लेना है, और अगर गवर्नर उनका हल्फ नहीं लेता तो ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान को उनका हल्फ लेना है। लेकिन हल्फ जो है वो हर हालत में 11:30 बजे तक लेना ही लेना है। ठीक है, शुक्र है मोअज़्ज़िज़ जजेस ने, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने ये नहीं कह दिया कि अगर सदर भी हल्फ नहीं ले सकता तो हम उनका हल्फ लेंगे। वो तो शुक्र है कि जजेस ने ये नहीं कह दिया कि भाई अगर परवेज़ इलाही साहब को आज के आज ही वज़ीर आला नहीं बनाया गया तो हम खुद उनको आकर के वज़ीर आला हाउस पहुंचाएंगे। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बायस, एक डिसकंटेंटमेंट, मतलब कि गैर तसल्ली बख्श जो पूरी सूरत हाल है वो इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि 2021 में यही वो तीनों जजेस थे, इनके अलावा एक और, जिन्होंने अपने कॉलीग जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये नाम आपके लिए कोई नया नाम तो नहीं होगा ना, आपने ये नाम सुना ही होगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो जस्टिस हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे इमरान खान साहब के साथ। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। उसके बाद ये तीनों जजेस जो कि ऑब्वियसली इस बेंच में मौजूद थे, इनके अलावा एक और जज, उन चारों ने मिल कर के इस चीज़ को इंश्योर किया और ये कहा
कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के लिए बेहतर है कि वो किसी भी ऐसे केस की समाअत ना करे जो कि इमरान खान से रिलेटेड है, उस केस को ना सुने, क्योंकि बायस, जानिबदारी का एक आंसर जो है वो इसमें आएगा। लेकिन अपने हवाले से इन जजेस को ये नहीं लगा कि जानिबदारी का एक आंसर आएगा, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता था कि यही फैसला आने वाला है। पहला रिएक्शन इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया, ताहयात कायद, उन्होंने तालियां बजाई। अच्छा सुन लें, एक मिनट, तारीफ में तालियां नहीं बजाई, उन्होंने वाज़े तौर पर, ये भी मैं ट्वीट उनकी चल भी रही है और ये मैं आपको बहुत क्लियरली पढ़कर भी सुना देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है, तीनों जज साहिबान को सलाम। उन्होंने जज साहिबान को सलाम पेश किया, वाह वाह करती, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, इसलिए कि पाकिस्तान को उन्होंने एक तमाशा बनाकर रख दिया है। बिल्कुल इसलिए तमाशा बनाकर रख दिया है क्योंकि जब हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ पहले वाला, उसके नतीजे में जब ओथ लेना था तो एड़ियां रगड़वाई गई हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज को जलीलो रुस्वा किया गया इस हद तक कि मोहन्ना सलाही आज इस फैसले के नतीजे के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई वही जो उनका जो टिपिकल स्टाइल है मोहन्ना सलाही साहब के, बार बार असल में ना मैं इसलिए भी रेफर कर रही हूँ ताकि मैं आप तक जो है ना वो एग्जैक्ट वो चीज़ें पहुँचा सकूँ। आप लोगों को ना इसमें ज़्यादा इबाम नहीं होना चाहिए कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, मोहन्ना सलाही साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इसको किस तरह से देख रही है। मोहन्ना सलाही साहब ने फ़ौरन फैसला आने के 13 मिनट के अंदर अंदर ये ट्वीट किया कि कुकड़ी गई, ना कुकड़ी का अब्बा ना कुकड़ी की बाजी इसे बचा सकी। आई मीन आप ये लैंग्वेज देखें, आप ये टोन देखें, ये फिरौनियत देखें इनके लहजे के अंदर। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, 2:30 बजे जब समाअत चल रही थी, जब तमाम तर अभी बहस है वो चल रही थी, ऐसे टाइम पर जबकि मुत्तहिदा हुकूमत ने बॉयकॉट किया हुआ था, ऐसे टाइम पर एक खबर आती है और ख़बर ये थी कि परवेज़ इलाही साहब ने तब दोपहर को 2:30 बजे ही तमाम DCOs को और ज़िले इंतज़ामिया को ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए थे, सैलाब मुतासरीन की फ़ौरी मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अफसरान अपने दफातर से बिल्कुल बाहर निकले। पानी उतरने के बाद वबाई अमराज फूटने का खदशा है, मतलब कि वो ऑर्डर लगा रहे हैं जितने भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, DCOs, 2:30 बजे। हालांकि अभी फैसला नहीं आया, फैसला आया रात को तकरीबन 9 बजे के करीब, लेकिन परवेज़ इलाही साहब पहले ही अपने वजारत आला की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि यहाँ पर तो कल्चर ये है कि वो एक किसी इलेक्शन के अंदर वो बेचारे नवाज शरीफ ने कोई विक्ट्री स्पीच अपनी चंद घंटे पहले कर दी थी तो इमरान खान ने 35 पंचर का कह के आवाम को सुना के कान पका दिए थे हम लोगों के। और यहाँ पर फैसला रात को 9 बजे आता, लेकिन 2:30 बजे ही परवेज़ इलाही साहब पहले से ही बड़ा जी सूटेड बूटेड होके तैयार श्यार होके, उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि जी मैं तो वजारत आला अभी के अभी संभालूँ, फैसला तो हमें पता ही है हमारे हक़ में आना है। ये चीज़ हो गई। एक और चीज़, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 2015 में जो पार्टी हेड वाले मौक़िफ़ है उसको मौजूदा जजमेंट में अपने ही मौक़िफ़ को उन्होंने गलत करार दिया है। ये हमें याद रखना है कि 2015 के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो पार्टी हेड का जो मौक़िफ़ था उसको अपनी इस जजमेंट में गलत करार दिया है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अब हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, किसके भला, मरियम नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यहाँ पर एक फ़र्क है, ये वो फ़र्क है जो कि हम हमेशा से देखते चले आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, बहुत ऑनरेबल मेंबर हैं, बहुत पुराने मेंबर हैं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने एक फ़ैसला आने से कोई 1 घंटा पहले ये ट्वीट किया जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने रीट्वीट किया। रीट्वीट करने का ये मतलब होता है कि भैया आप उसको ओन कर रहे हैं। फ़रतुल्लाह बाबर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इस टाइम पे, बिलावल भुट्टो जरदारी। फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि जी पार्लियामेंटेरियंस हों, PDM हो, अगर आप वाकई इस मामले के ऊपर यकीन रखते हैं ना तो हमें जो ये है ना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात उसको हमें कम करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 191 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उन्होंने इस चीज़ का पूरा हवाला भी दिया। इसके अलावा इस चीज़ को बिलावल भुट्टो ने रीट्वीट किया। इसके अलावा फ़रतुल्लाह बाबर ने लिखा कि भाई आहिस्ता आहिस्ता बहुत तरीके से हमें जो है जो वो जजेस हैं ना जो कि रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद जो जजेस हैं वो किसी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करते हैं, हमें इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा, पार्लियामान को ताकतवर बना के, ताकि जो जजेस हैं वो जब ऑन ड्यूटी हों तो वो कोई ऐसे फ़ैसले ना करें। ये चीज़ दिमाग में रख के कि भाई ये फ़ैसला ना हम ऐसे दे देते हैं क्योंकि भाई ये आदमी तो हुकूमत में रहने वाला है, हम रिटायर होने वाले हैं, जब रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद हम कोई ना कोई इनसे जो
जॉब है वो ले लेंगे। तो लिहाजा ये 2-3 बहुत अच्छी बातें फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने जो है वो ट्वीट की, इनको बिलावल भुट्टो ने एंडोर्स किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब मैंने खुद पूछा कि भाई आपके अंदर क्या ये सलाहियत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करें, तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जवाब मिला, क्यों नहीं ये कर सकते। अगर तनख्वाहें, अगर मरात, अगर हर चीज़ पार्लियामान के थ्रू होकर के जानी है तो उनकी जो पावर है उसको कम क्यों नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे टाइम पर जब हमें ये लग रहा है कि जो ऐसी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की वो पार्लियामान के ऊपर हावी हो रही हैं। क्योंकि असल में जमहूरियत के अंदर क्या है कि जो पार्लियामान है उसको मजबूत होना चाहिए। ये जो आज का फैसला है इसने कैटेगोरिकली हमें क्या बताया, इस फैसले ने हमें तो बिल्कुल सीधी हमें ये बताया कि हमजा शहबाज शरीफ जब उनका पहला इंतखाब हुआ वो जलील ख्वार होते रहे, उनसे कोई ओथ नहीं ले रहा था, इतनी मुश्किलों से उनकी हल्फ बर्दारी हुई, सत्ती सवेरे वो भी बार बार कोर्ट के चक्कर काट के ना उमर चीमा साहब ने उनसे हलफ लिया, ना उनसे कोई सदर हलफ ले रहा था, ना उनसे कोई गवर्नर हलफ ले रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, जलील करवाया गया हमजा शहबाज को। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब जब फैसला आया तो ठक करके उन्होंने बोला कि नहीं जी इस टाइम पे हल्फ होगा, फलाना हल्फ देगा, ये हल्फ लेगा, ये उसका तरीक़ेकार होगा। मतलब इतनी निटी ग्रिटी में आपका कोर्ट और आपका ये 3 रुकनी बेंच गया। आज मैं एक वाज़ेह तौर पर कह सकती हूँ इस डिसीजन के हवाले से कि ये जो फ़ैसला है, इस फैसले के नतीजे में जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है आपके सूबे का, जिसको वज़ीर आला कहते हैं, उसको जो है वो इलेक्ट नहीं किया गया, उसको आज तैनात किया गया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ तक पहुँच गई है कि पहले तो हम देखते थे कि वो मुंतखब वज़ीर आज़मों को घर भेजती थी, अब हमने देखा कि वो तैनातियाँ भी कर रही है वज़ीर आला की, उसका इंतखाब से ताल्लुक़ हो ना हो, लेकिन वो तैनातियाँ भी कर रही है वज़ीर आला की। और जिस तरीके से ये पूरी चीज़ हो रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फुल कोर्ट बना सकते थे, फुल कोर्ट बिल्कुल बना सकते थे भाई। एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि जी हम फुल कोर्ट नहीं बना रहे, दूसरी तरफ वही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, वो पूरा वो जुडिशल काउंसिल के अंदर पूरी की पूरी एक चिट्ठी लिख दी कि भाई इतनी क्या जल्दी है, वो बाहर कहीं बैठे हुए हैं, उनको कोई ढेर सारे सफ़ात भेज दिए और उनसे कहा कि जी फटाफट इनको चेक करो जी, हमने तो नए जजेस जो है अपॉइंट करने हैं, अपनी मर्जी के करने होंगे, जैसे भी करने होंगे। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये अदालतें, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कब निकालना है, एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव को सूबे के कब तैनात करना है, तो जो पार्लियामान है वो क्या करेगी? क्या ये जमहूरियत है? क्या ऐसा होता है? फिर ऐसे में सुनने को मिलता है कि जी हमारे जजेस फरमाते हैं कि हमने जो भी फ़ैसला है वो हम अपने ज़मीर के तहत करेंगे। बरतानिया में देखें जी ऐसा नहीं होता। तो मसला ये है कि ना हम बरतानिया की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ना जो कानूनी फ़ैसले हैं वो ज़मीर के थ्रू किए जाते हैं। कानून के अंदर इमोशंस नहीं होते, जज्बात नहीं होते, उन्होंने सच और झूठ और जो सबूत उनके सामने होते हैं, जो बहस उनके सामने होती है, उस हिसाब से फ़ैसला करना होता है। बरतानिया की इसलिए हम एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि जो जुडिशल इंडेक्स है ना, उसके अंदर 139 139 ममालिक है, उसके अंदर जो बरतानिया है वो 16वें नंबर पे 16 पे, और जो पाकिस्तान का नंबर पता क्या है, वो है 130। यानी कि हमारे से नीचे सिर्फ़ और सिर्फ 8 ममालिक है, या 139 पेज हुए, और पाकिस्तान का जो नंबर है वो 130वां है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो है हालात हैं। और ऐसे में हम पाकिस्तान में बैठ कर के हमारी अदलिया भी, हमारे मिलॉर्ड्स भी, उनको बरतानिया पसंद आ जाता है, अमेरिका पसंद आ जाता है। जो इमरान खान साहब हैं उनको जी बरतानिया और अमेरिका की जो है वो मिसालें याद आ जाती हैं। जो जमहूरी माशरे होते हैं ना, उनमें ये तर्ज नहीं होता, उसमें पार्लियामान के फ़ैसले, पार्लियामेंटेरियन सियासतदानों के फ़ैसले सियासी तरीके से ही किए जाते हैं। अच्छा जी, एक और रिएक्शन जो कि मैंने डिस्कस करना है, और वो इस तनाजुर में करना है कि जो मैंने आपसे कहा ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो एक डिवाइड नज़र आया। फ़रतुल्लाह बाबर यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं, बिलावल उसको ओन कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी मैच्योर और बड़ी जो कहते हैं कि डीप बातें कर रहे हैं, तो उसको बिलावल ओन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दूसरे बेंचेस पे बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले ये हम सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि मुत्तहिदा हुकूमत ने इस पूरी की पूरी हेयरिंग का, जब ये डिसाइड हो गया कि जी फुल कोर्ट नहीं बन रहा, बायकॉट किया। पता है ना आपको, उन्होंने बिल्कुल बायकॉट किया। ठीक है जी, बायकॉट कर लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको हम अपडेट कर देते हैं। इसका ये मतलब है, बल्कि ये कोर्ट में कहा गया
कोर्ट में कहा गया फाजिल जजेस की तरफ से कि उनको ये खुशी हुई जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल जारी रख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी हुई कि हुकूमत ने अपने आप को पीडीएम से अलग कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हों, चाहे इरफान कादिर साहब हों जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील थे, उनको क्योंकि एब्सटेन किया गया उनके क्लाइंट की तरफ से कि जी आप बायकॉट है, आपने बात नहीं करनी। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि मरीम नवाज़ का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में कहा गया द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ फर्म स्टैंड। ये ट्वीट भी यहाँ पे चल रही है, आप ये देख सकते हैं कि हुकूमत को डटे रहना चाहिए, हुकूमत को सख्त फैसले करने चाहिए, क्योंकि लीडर वही होता है जो कि हर तरह की सूरत हाल का डट कर मुकाबला करे। तो भाई मरीम नवाज़ कह रही है कि हुकूमत को, मरीम नवाज़ खुद हुकूमत का हिस्सा है क्योंकि उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो वो किसको ये कह रही हैं? ऑफकोर्स क्या वो शहबाज शरीफ को ये कह रही हैं? क्या वो अपनी ही हुकूमत को कह रही हैं? क्या उनकी अपनी हुकूमत में कुछ रिलक्टेंस थी, कुछ हिचकिचाहट थी सख्त फैसले करने के लिए? क्योंकि जब तक फैसला नहीं आया था तब तक तो बहुत ऑप्शन से बात हो रही थी कि PMLN इनको तंग कर सकती है, ओथ नहीं ले सकती। लेकिन जब फैसला आ गया और हर चीज़ क्लियर हो गई, ओथ हलफ कैसे लेना है उसका भी पूरा प्रोसेस अदालत ने बता दिया। इस हद तक अदालत ने अंदर पेनिट्रेट किया। तो ऐसे में कौन है जो कि मसला क्रिएट कर रहा है और सेम पेज पर नहीं है? अब ऑप्शंस क्या बचते हैं? एक तो वो ऑप्शन है जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा, एक वो ऑप्शन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें बता रही है, वो है कानून साजी का, लेकिन उसमें वक्त लगेगा अगर इनके पास वक्त हुआ। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है? ये इन 3 जजेस के अगेंस्ट रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अहम मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर मेरी इतलात के एतबार से ये डिस्कस किया गया, ये ऑप्शन आया कि भाई जो इन तीनों जजेस हैं इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब हों जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पार्टी PMLN के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा खातिर खा रिएक्शन उस थॉट प्रोसेस और उस पूरी मीटिंग के अंदर नहीं आए जिससे लगे कि हाँ जी अभी ये होना चाहिए। लेकिन ये एक बात तय है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जारहाना हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं। मैं पिछले 3-4 वीलॉग्स में यही कह रही हूँ। सिर्फ एक चीज़ हो सकती है इस पूरे मामले के अंदर कि PMLN और जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो इस चीज़ के ऊपर अपना एक नया बयानिया बना सकती है। इलेक्शंस तक अगर ये फौरी इलेक्शंस पे नहीं जा रहे तो एक नया बयानिया बना सकती है। उस बयानिए के अंदर लोगों को बताए कि किस तरीके से इनको बायस का यानी जानिबदारी का निशाना बनाया गया है। मज़ारी साहब के लिए एक असूल है और कासिम सूरी साहब के लिए एक असूल है। हमजा शहबाज ने जब ओथ लेना है तो वो रुल रहा है, कभी इस अदालत जा रहा है, कभी उस अदालत जा रहा है, ओथ नहीं लिया जा रहा। लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब का ओथ आता है तो फ़ौरन उसके ऊपर इक़दामात आते हैं, अहकामात आते हैं कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना। सो ये कहीं ना कहीं हमें PMLN के अंदर एक थोड़ा सा हिकमत अमली के अंदर डिवाइड नज़र आया। डिवाइड थोड़ा है लेकिन वो ऐसे टाइम पर नज़र आया कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अदालत के अंदर इस हवाले से बात हुई, रिमार्क्स हुए, गुफ्तो शनीद हुई, उनसे पूछा गया, जजेस ने पूछा कोट अनकोट कि भाई अगर आपको मेरी प्रॉब्लम है तो हम बेंच से अलग हो जाते हैं। उसके जवाब में जो वकला हैं उन्होंने, इनके भी वकला, हुकूमती वकला ने भी कहा कि भाई हमें आपकी जानिबदारी के ऊपर, हमें आपकी न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है। उस टाइम पर ये ना कहते, सीधी तरह बोल देते, रेफरेंस बनाने में भी आसानी होती, वो जजेस जो है वो बेंच से अलग हो जाते। तो ये 3-4 जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस टाइम पर चल रही हैं और ये पूरे मामलात हैं जिस तरफ जो है ये पाकिस्तान के मामलात जा रहे हैं। इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब ने लिखा कि भाई पूरे मुल्क का तमाशा बना दिया, भाई सलाम है भाई इन जजेस को। इसलिए तो नवाज शरीफ भी सलाम करने पर मजबूर हो गए। एक चीज़ तय हो गई भाई, इमरान खान साहब लाडले थे, लाडले हैं और लाडले रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए फ़ैसले अलग आते हैं, दूसरी तरफ के लिए फ़ैसले अलग आते हैं। वो जितना चाहे मर्जी इमरान खान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहें, बहैसियत एक इश्तिहारी वज़ीर आज़म बनते रहें, उन्होंने अगर धरना करना है, एहतजाज करना है, जितना चाहे मर्जी रेड जोन में उनको मना किया जाता रहा अदालत की तरफ से, वो फिर भी जाती रहे, उनको सब माफ़ है। जितना चाहे मर्जी तूफ़ान बदतमीज़ी कर ले इमरान खान साहब को सब माफ़ है, लेकिन नवाज शरीफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कोई माफ़ी नहीं है, उनको कोई माफ़ी नहीं है। एक और चीज़ वो इसलिए भी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको ये पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इदारों में उनकी पेनिट्रेशन है।
यानी कि इदारों में बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, उनको पता है कि ठीक है इदारे के अगर एक हेड के साथ उनकी नहीं बन रही, दूसरे सरबराह के साथ नहीं बन रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी पूरे इदारे के साथ तो उनकी सेटिंग है ना, बाकी पूरा जो इदारा है वो तो इमरान खान को पसंद करता है ना। तो इमरान खान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो लाडले थे, वो लाडले हैं, वो लाडले रहेंगे। एक इकलौता अनोखा लाडला पाकिस्तान में जो है वो बनाया गया, तो लिहाजा वो जो कहते हैं ना प्रोजेक्ट इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान, उसकी एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत इदारों में मौजूद है और इसी चीज़ का फ़ायदा इमरान खान साहब उठाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं ये वीलॉग ख़त्म करना चाहती हूँ, कोई गहरी बात है पर जो लोग सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बात समझ में आएगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सब कुछ करवाया जा रहा है? सदर साहब जो हैं वो बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं आज सहाफ़ियों के साथ। उस मोहतात गुफ्तगू के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई अगर वो जो आर्मी के अंदर तैनाती होनी है, जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी है, नहीं अगर वो कबल अज़ वक्त हो जाए, पहले हो जाए तो क्या है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर पहले हो जाती है। दूसरी चीज़ उनसे पूछा गया कि भाई अगर मामला हल करना है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझसे कहा गया है, मैं कोई बाउंड तो नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी तो नहीं है, आईनी तौर पर तो नहीं, लेकिन अगर मुझसे सालिस बनने का, फैसिलिटेशन का कहा गया तो मैं बिल्कुल फैसिलिटेट करूँगा। आखिर फैसिलिटेशन की ज़रूरत क्यों है? किसी तीसरे इदारे की तरफ से, अदलिया की तरफ से क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक किताब है, उस हिसाब से पाकिस्तान और पार्लियामान चलनी है। सियासतदानों के मसले सियासतदानों को हल करने चाहिए, पाकिस्तान का यही मसला है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये सब कुछ इसीलिए तो कहीं नहीं हो रहा या करवाया जा रहा कि सियासतदानों के बारे में बताया जाए कि भाई ये कितने ख़राब लोग हैं, इनसे मसले हल नहीं होते। 18वीं तरमीम कितनी बुरी चीज़ है। देखो ना, एक सूबा तक तो पंजाब इनसे चल नहीं रहा। सही है, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए वो तमाम लोग जो कि न्यूट्रल को न्यूट्रल रहने का कहते थे कि भाई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इदारे न्यूट्रल हो जाए, आज वही लोग या उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो ये समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता चहम गोया कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ, सॉफ्ट मुदाखलत नहीं, सबको इन टेबल पे क्यों बिठाएगा? भाई टेबल पे बैठना क्यों है? जमहूरियत का मतलब इख्तलाफ होता है, तो लिहाजा सियासतदानों को मसले अपने तौर पर सॉल्व करने चाहिए। लेकिन जिस तरह के बहरानात आते हैं, जो कि आइनी बहरान आता है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान होते हैं इन सियासतदानों के लिए कि शायद इनको जो है वो काम करना नहीं आता। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं था, इसको अगर अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता। आखिरी चीज़ ये कि जो मुत्तहिदा हुकूमत है, ख़ास तौर पे मैं PMLN की बात करूँगी क्योंकि पंजाब में उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, इनको अपनी एक लाइन बनानी चाहिए, आपस में मिल बैठें और डिसाइड करें कि अगर टफ़ टाइम देना है तो वो टफ़ टाइम शहबाज शरीफ भी देंगे, वो टफ़ टाइम मरीम नवाज़ भी देगी, वो टफ़ टाइम हमजा शहबाज भी देंगे, वो टफ़ टाइम नवाज शरीफ भी देंगे। और अगर नहीं टफ़ टाइम देना और अगर ऐसे ही चुप करके आपने सियासत करनी है तो फिर आप भूल जाएं। सियासत बचाना दलेर लोगों का काम होता है, दिलेरी के फैसले करने पड़ते हैं उसके लिए। जैसे इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब अपनी डायरी लेकर के निकले थे तो हर एक ने बोला था कि इमरान खान ख़त्म है, लेकिन इमरान खान ने अगले 3 महीने में झूठ बेचकर, एग्रेशन बेचकर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाकर अगले अप्रैल से लेकर अब तक, जुलाई में मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ, अप्रैल से लेकर जुलाई तक उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि अवाम ने उस नैरेटिव को बाय किया। आज के दिन इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आना था, लेकिन हमारी मुत्तहिदा हुकूमत ने बिजली के पीछे 9 रुपये बढ़ा दिए। ये मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं, मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने डट जाना चाहिए था। डटने का मतलब ट्वीट करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता। डटने का मतलब ये होता है कि अगर बॉयकॉट है तो फिर हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी नहीं जाएगा, और अगर केस लड़ना है तो फिर फुल फ्लेश तरीके से लड़ा जाएगा। खैर, जो भी हुआ पाकिस्तान में, एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रोसेस में बस एक बार फिर साबित हुआ कि सियासतदानों की गर्दन कमज़ोर है, और इसमें काफ़ी हद तक सियासतदानों की अपनी गलती भी है कि वो अपने आप को कमज़ोर जाहिर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब का पावा अभी भारी है, वो बहुत लाडले हैं, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। खैर जी, एक मैं आपको और प्रोडिक्शन कर दूं, नून लीग तो एग्रेशन की सियासत करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, वो मैच्योर सियासत भी करेगी, लेकिन एक चीज़ है, परवेज़ इलाही साहब क्या करेंगे? परवेज़ इलाही साहब नाक में दम कर देंगे। जी हाँ, परवेज़ इलाही साहब हर वो चीज़ करेंगे जो इमरान खान साहब उनको हुक्म देंगे। तो पंजाब में नून लीग के लिए मुश्किल वक्त का दोबारा आगाज़ हो जाता है,
और ये मुश्किल वक्त वो है, सेशंस नहीं हो पाएंगे, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इल्ज़ामात इन पर लगेंगे, शायद पंजाब के अंदर आपको गिरफ्तारियाँ भी होती हुई नज़र आएँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई के लिए थोड़ी सी आसानी है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब के अंदर हुकूमत है। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला लेकर निकलेंगे, अगर ये इलेक्शन कॉल नहीं करते विफाक में आके बैठ जाएंगे। पंजाब से काफ़िला लेकर के निकलेंगे, विफाक में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि नून लीग की हुकूमत महज और महज विफाक तक है, कोई 200-250 किलोमीटर की हुकूमत है। राना सनाउल्लाह पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी, तो यहाँ से काफ़िले आते तो उनको रोक सकते थे। इमरान खान के लिए आसान होगा मफलूज करना विफाक को। सियासी तौर पर इमरान खान ने इस पूरे मामले से गेन किया है, नून लीग ने सियासी तौर पर लूज़ किया है, लेकिन एक मौका दिया है, और वो मौका ये है कि ये अपना बयानिया दोबारा बना सकते हैं और इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर सकते हैं कि सियासतदान इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।